नमस्ते, मैं हूँ नौ डॉक्टर नूपुर गुप्ता एंड हम हमारे चैनल हील कैंसर सपोर्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। हील कैंसर सपोर्ट इंडिया का पहला एआई पावर्ड ह्यूमन सेंट्रिक कैंसर केयर नेविगेशन प्लेटफॉर्म है। आप जानते होंगे कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, डाउट्स होते हैं और बहुत डर भी होता है। तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है जहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देंगे, आप पे डर को कैसे हटाना है, कहाँ आपको सही रास्ता है, कहाँ आपको सही इलाज के लिए जाना है, ये सब चीज़ें को सोचते हुए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया। इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम आपकी सारी दुविधाएँ, सारी डर को यहाँ पर हम दूर करेंगे और हर मुश्किल में हम आपके साथ खड़े हैं। ये एक प्रॉपर नेविगेशन पाथवे है जहाँ हम आपको हर एक स्टेप के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएँगे, आपके खर्चों के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएँगे और आपके सारे ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में बताएँगे। तो हम ये इस पॉडकास्ट में सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इग्नोर्ड स्टेप है, उस बारे में आज बात करना चाहते हैं। और आप इस स्टेप को पहले तो जान लीजिए कि ये स्टेप किस बारे में है। अगर आपको सुना हो ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट, तो लोग सबसे पहले इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में। जब हम कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में जान रहे थे लोगों से बात कर रहे थे ट्रीटमेंट के बारे में, तो वो इस चीज़ को स्टेप को इम्पोर्टेंट मानते ही नहीं है। उन्हें लगता है दवाइयाँ ज़रूरी हैं, उन्हें लगता है कीमोथेरेपी ज़रूरी है, उन्हें लगता है डाइट इम्पोर्टेंट है। बट काउंसलिंग को वो लेते ही नहीं है। अगर डॉक्टर बोल दे इम्पोर्टेंट है तो है, नहीं तो नहीं है। तो ये स्टेप भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी कैंसर जर्नी को बहुत ईज़ी बना देता है। अगर हमारी कोई चीज़ ईज़ी हो रही है तो वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड इसी रोल को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको एक एक्सपर्ट से मिलाते हैं, जो कि है मिस रीता शाह, जो कि खुद एक एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने मोर देन 5000 पेशेंट्स ऑन द केयरगिवर से डील किया हुआ है। और ये मुंबई के बहुत ही रिनाउंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम की हुई हैं, जैसे कि नायर हॉस्पिटल्स में, केईएम में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ही इज़ ऑल्सो एन ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस दर्द से निकले हो, उस दर्द से कैसे हमें निकलना है, उस दर्द में हमें कैसे काम करना है, उस दर्द से किस-किस चीज़ों से हमें कैसे-कैसे निकल पाना है। एंड हम आपको उनसे मिलवाते हैं। प्लीज़ वेलकम मिस रीता शाह। थैंक यू यस। नुपुर। जी। तो मैम, आपको यहाँ पर आने में, यहाँ तक कवर करने में क्या-क्या दिक्कतें आई और कैसे-कैसे आप यहाँ पहुँचे? सो डॉक्टर नुपुर, यहाँ तक लाइक जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो जर्नी वगैरह होती है, तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मेडिसिन और डॉक्टर्स तो इजीली अवेलेबल हो ही जाता है, बट खाना खाना जो इमोशनली पेशेंट जो सफ़र करता है ना, पेशेंट और केयरगिवर दोनों ही, तो उनको सपोर्ट करने के लिए काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मेरी जर्नी में मैंने देखी है कि मुझे सब कुछ अवेलेबल था, बट कहाँ न कहाँ जो अंदर एक सैडनेस होती है, हमें ऐसा लगता है कि अभी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ही मेंटली परेशान करती है। नो डाउट डॉक्टर्स वगैरह तो होते ही हैं, बट ये जो काउंसलिंग पार्ट होता है, जो मेरी मन की बात मैं किसको बोलूँ? तो फैमिली वाले साथ होते ही, यस, यस, फैमिली वाले सब कुछ आगे पीछे होते ही है, मगर अंदर से मैं क्या फ़ील कर रही हूँ एज़ अ कैंसर पेशेंट, वो एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कैंसर जर्नी को स्मूथ बनाने। मैम, पहले तो हम आपको यही बोलेंगे कि पहले तो आप इंट्रोड्यूस कराइए लोगों को कि काउंसलिंग होती क्या है। लोगों को एग्ज़ैक्ट पता ही नहीं है काउंसलिंग होती क्या है। तो पहले तो हम काउंसलिंग के बारे में ही बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है? यस डॉक्टर हुकूर, आपने सही कहा, क्योंकि बहुत जन को ऐसा लगता है काउंसलिंग यानी हमें जाना है, बात करना है और खत्म। मगर ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग एक बहुत ही प्रोफेशनल कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस है, जहाँ पे जो व्यक्ति आता है वो काउंसलर के साथ ओपनली बात कर सकता है, क्योंकि वो एक सेफ जगह है। काउंसलर वो जज नहीं करेगा पेशेंट को, राइट? कि पेशेंट को जो भी मन में है वो शेयर कर सकता है। दूसरा है, काउंसलर उनको मजबूत बनाता है, जो उनके विचार है, सिचुएशंस, जो भी चुनौती उनको आती है, वो समझने में उनको मदद करती है। दूसरा है, जो काउंसलर उनको कोई भी डिसीजंस नहीं देते हैं, बट काउंसलर वो पेशेंट को इतना सक्षम बनाते हैं
कि उनके डिसीजंस पावर है या कोपिंग स्ट्रेटजीज है, और ये सारी सब बनाने में उनको मदद करते हैं। तो काउंसलिंग ये चीज़ है जहाँ पे पेशेंट अपने मन में जो भी भावनाएं हैं वो बोल सकते हैं, और ये चुनौतियों से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, तो वो काउंसलर स्ट्रेटजीज अपनाने में मदद करता है। थिंक स्ट्रेटजीज होती है, हम कैसे समझ के हम डिसीजंस लेते हैं, तो ये सारी चीजें काउंसलर की मदद से हो सकती है। तो इसको हम बोलेंगे जहाँ पे अगेन वो जर्नी एकदम इजी हो जाती है। राइट, वो बोलते हैं ना कि अगर आपका मन पक्का है तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हो। तो और दूसरा तो हमसे भी नहीं थे, यस यस, और ऑप्शंस भी कहते हैं ना उनको कि हाँ, मैं ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस आपको कहाँ से मिलेंगे? बिकॉज़ ऑलरेडी केयर गिवर बहुत ही टेंशन में होते हैं, पेशेंट अपने आप में सफ़र करता रहता है। तो काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति है, ये केयर के खुद ही एक प्रेस में होता है, उसको यहाँ भागना है, वहाँ दौड़ना है, ये डायग्नोसिस कराना है, ये लाना है, वो करना है, तो ही इज ऑलरेडी विद सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस, और काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति है, एक सेफ प्लेस बोलते हैं ना कि हाँ, मुझे यहाँ पे जज नहीं किया जाएगा। आपने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वैसा काउंसलर नहीं कहता है, और वो सब बातें सुनता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो बातचीत हुई है काउंसलर के साथ, वो हमेशा गुप्त रखी जाती है। तो ये भी एक टेंशन है कि मैं जो भी काउंसलर से शेयर करूँगा या करूँगी, तो वो किसी को बाहर बता देंगे या डिस्क्लोज़ हो जाएगी बात, ये ऐसा नहीं होता है। वो उनके तरफ ही सीमित रहती है। ओके। अच्छा मैम, अगर कोई पेशेंट है जिसको कैंसर डायग्नोसिस हुआ, तो काउंसलिंग का रोल वहाँ पे कितना ज़रूरी हो जाता है? या काउंसलिंग वहाँ पे इतना ज़रूरी होता है कि जैसे पेशेंट नॉर्मल रहता है, जब तक उनको कुछ डिस्कम्फर्ट बॉडी में फ़ील होता है, डॉक्टर बोलते हैं ओके आपकी रिपोर्ट बनाइए, तब तक वो ठीक रहता है। मगर जब भी डॉक्टर के साथ बात करने के बाद उनको पता चलता है मुझे कैंसर हुआ है, तो तभी बहुत ही इमोशनल डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये इमोशनल डिस्टर्बेंस के 5 स्टेजेस होते हैं, जिसको डाबडा बोलते हैं, DABDA। तो उसमें क्या होता है, जो डी स्टैंड्स फॉर हम डिनायल मोड पे, अचानक से बात सुनने को मिली, तो पहले तो मना कर देते हैं, कि ये मुझे हो ही नहीं सकता है। और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, कि अचानक से एक बात सुनाई दी जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो वो हाँ कर कि नहीं नहीं बोल रही, यस, मुझे कैसे हो सकता है, तो ये एक साइकोलॉजी डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है, राइट। उनको लगता है मैंने तो बहुत सारा अच्छे से लाइफ निकाली है, तो ये कैंसर इतना बड़ा बीमारी मुझे कैसे हो सकता है। फिर ए फॉर एंगर, उनको फिर है ना गुस्सा आता है कि लाइक ये सारी इनकी जो इनकार करते हैं, डिनाई मोड पे रहते हैं, तो वो जब डिनाई मोड कम हो जाता है, तभी उनको थोड़ा-सा गुस्सा आता है, खुद के ऊपर या आजू-बाजू वाले पे भी उनको गुस्सा आता है कि ये ऐसा कैसे हो गया? तो वो उनको कहा ना कहा ना उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में धीरे-धीरे जो एक्सेप्ट करने की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, तो फिर एंगर शुरू हो जाता है कि आगे मेरे साथ क्या होगा? मैं कैसे कोप अप करूँगी? राइट? तो वो थोड़ा-सा एंगर के तरफ चला जाता है। देन बी स्टैंड्स फॉर बार्गेनिंग। बार्गेनिंग एक ऐसा है कि जैसे हम हायर एनर्जी, हम जिसमें जो भी भगवान में है, जिसमें हम मानते हैं, जो हायर एनर्जी को बार्गेन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अभी मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा तो मैं ये करूँगी। सही सिफारिश की भाई प्लीज़ कुछ नेगेटिव रिजल्ट ना आए मेरे लिए। हाँ, तो ये कहाँ न कहाँ ये सबके साथ होता है, तो बार्गेनिंग शुरू कर देता है। अगेन ये इमोशनल के स्टेजेस है ये। तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। जिस सुस्ती को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप ये करते हैं कि हाँ, कि ईच एंड एवरी पेशेंट किस-किस फेज़ से जा रहा है, उनके दिमाग में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो देयर इज़ द ट्रुथ। हाँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी ऐसा प्रे करती कि काश ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए। तो ये बार्गेनिंग का स्टेज होता है। उसके बाद है ना बार्गेनिंग का भी
कुछ काम नहीं करता है। उसके बाद आता है डिप्रेशन, डी फॉर डिप्रेशन। ओके, तो डिप्रेशन में फिर क्या होता है ना कि उनको लगता है कि ओके, अभी ये सब तो मुझे सहन करना ही पड़ेगा। रियल जो हकीकत जो होती है, वो उनको सोच के कि मेरे साथ आगे क्या होगा, कैसे मैं कोप अप करूँगी, और तभी वो थोड़ा-सा चैलेंज एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसके लिए उनको थोड़ा-सा टेंशन आता है कि मेरे साथ आगे क्या हो? तो ये वाला स्टेज जब भी खत्म होता है डिप्रेशन का, बाद में ए स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेंस। यानी आपने सब कुछ कर लिया, आपने डिनाई कर दिया, एंगर कर दिया, बार्गेन कर दिया, और डिप्रेशन भी होके हम बाहर आ गए। फिर उनके पास एक ही बचता है, वो एक्सेप्ट कर, कहाँ ना कहाँ वो एक्सेप्टेंस ही आ जाती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे कैंसर हुआ है, आगे मुझे ट्रीटमेंट लेनी है। और यहाँ पे पेशेंट है ना सेटल्ड हो जाता है, इतने सारे इमोशनल स्टेजेस को पार करके फाइनली वो सेटल हो जाता है। फिर ये सारी चीजें होती है तो वो किससे बात करेंगे? मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता हम इस बारे में बात किससे करें। सामने वाला अगर वो केयर गिवर होता है तो उसको उनको अलग देखता है कि भाई ये अगर मैं इसको बोलूँ इस चीज़ को सुन के और परेशान ना हो जाए। वो उसको बहुत सारी चीज़ें डर लगने लगता है कि भाई ये कुछ और स्टेप ना ले ले, कहीं डर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। वो स्ट्रेंथ अंदर से चली जाती है। तो देयर आर द थिंग्स से लोग डरने लगते हैं। यस। और केयरगिवर को ऐसा लगता है कि पेशेंट क्या सोचेगा, पेशेंट को लगता है कि केयरगिवर क्या सोचेगा। करके वो नहीं सोचेगा। हाँ, से अदर एक बॉल क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक-दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कि वो नहीं कर कम्युनिकेट तो क्या होता है कि हाँ, तो यहाँ पे काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जहाँ पे आप मन खोल के बोल सकते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ, यू नो और अभी मैं नहीं मान सकती कि मुझे कैंसर हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मन में होती रहती है, हालाँकि मैं भी उसमें से ही गुज़री हूँ। तो उसमें पता चलता है कि नहीं, एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि मुझे जो भी फ़ील होता है, वो मुझे जज ना करे और मेरी सारी बातें तो ये ब्रेन काफ़ी है ऑटोमेटिक जज ना करे किसी चीज़ को, मैं फ्रीली होके कुछ भी बोल पाऊँ। यस, यस। उसमें क्या होता है ना, जर्नी आसान हो जाती है। फिर वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि अभी कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, ऑपरेशन है, जो भी उनकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो करने के लिए वो एक पॉजिटिवली ये सब सिचुएशन लेते हैं। ओके, इससे ही जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है। ओके। तो वही चीज़ है ना, यही तो इसीलिए हम इस माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। क्योंकि लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है अरे क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों पैसा लगाना इस चीज़ में। कीमोथेरेपी है, उनको ट्रीटमेंट का एक लाइन पता है, मेडिसिन है, ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी है और खाने-पीने का है। बाकी वो इमोशनल जर्नी को वो मैटर ही नहीं करते। वो कहते हैं अरे हम इतना स्ट्रॉन्ग है, हम डील कर लेंगे एंड वो उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल कर देता है। वही चीज़ है कि वो कह रहे थे वाज़ वेरी टफ। अगर हम उस टफनेस को ईज़ी कर सकते हैं तो व्हाई वी डोंट गो फॉर द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग एक स्टेप है जो आपकी जर्नी को ईज़ी कर रहा है। आपके थॉट्स नॉर्मल कर रहा है। आपको नॉर्मल स्टाइल में बता रहा है कि आप कैसे नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं, राइट? तो अच्छा मैम एक बात और बताइए कि हम कैंसर ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग और आफ्टर जैसे पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद भी काउंसलिंग इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी कैंसर ट्रीटमेंट चल रही होती है, तो उसमें काउंसलर के पास जाके पेशेंट समझ पाते हैं कि मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। काउंसलिंग वो भी मदद करती है कि साइड इफेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है। सब लोग को पता है साइड इफेक्ट्स, और बड़ा साइड इफेक्ट सबको पता है, हेयर फॉल, राइट? मगर जब भी काउंसलर उनको बताता है कि आप कैसे वो सिचुएशन को मैनेज कर सकते हो, तो वो मैनेज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये पूरी ट्रीटमेंट पूरी मैनेज करने से ही अच्छे से चलती है, क्योंकि आप कोई बात इग्नोर करोगे, कोई बात आप मानोगे नहीं, और या आप कोई चीज़ आप बोलोगे कि मेरे से होगा ही नहीं, तो ये ट्रीटमेंट में ऐसा नहीं चलता है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट क्या होता है ना कि आप कुछ भी है आपके मन में, एग्ज़ाम्पल लाइक कि अगर कोई कपल है, तो वो भी अपने पर्सनल इश्यूज़ भी काउंसलर से शेयर कर सकता है, जो बोलने में क्यों हिचकिचाते हैं, तो काउंसलिंग यहाँ पे काम आती है।
और ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है अभी मैं आज़ाद हो गया हूँ, क्योंकि लंबे समय से ये ट्रीटमेंट चलती है। क्या होता है? हाँ, तो उनको काउंसलर की मदद से बताना होता है कि आप ट्रीटमेंट के बाद भी आपको थोड़े समय तक ये डिसिप्लिन मेंटेन करनी है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगी, तो उनको जो अपना अभी तक जो हील हुई है उसकी बॉडी, तो वो रुक जाएगी। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ़ॉलो-अप। जब भी डॉक्टर फ़ॉलो-अप पे बुलाते हैं, उनको जाना ही है, क्योंकि वो उनके भले के लिए है। बॉडी अभी हीलिंग प्रोसेस पे है। हीलिंग प्रोसेस में को जो इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो शेयर करना, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना, फ़ॉलो-अप मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें काउंसलर बताता है, यू नो तो ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट भी इतना ही ज़रूरी होता है। ओके। अच्छा मैम, एक चीज़ और, जैसे लोग ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट तो उनकी जर्नी पेनफुल होती है। बाद में भी उन्हें स्ट्रेस होते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट भी, क्योंकि वो मेडिसिन्स के इफेक्ट्स की वजह से कभी-कभी इरिटेट हो जाते हैं, कभी-कभी स्ट्रेस में हो जाते हैं, समटाइम मेमोरी प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को ये चीज़ को वो देखते ही नहीं है कि आफ्टर पोस्ट ट्रीटमेंट भी क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं, फेस करना है। ये चीज़ें भी लोगों को नहीं पता होती हैं। कि आफ्टर ट्रीटमेंट देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपको जाना है इनके थ्रू और इनके थ्रू आपको हेल्प चाहिए पड़ेगी, एंड काउंसलिंग इज द वन स्टेप जो आपको हेल्प करेगा। और आज के टाइम पे तो आपको घर बैठ के भी काउंसलिंग मिल सकती है, राइट? पहले तो था कि आपको यू हैव टू ट्रैवल टू गो समवेयर फॉर द काउंसलिंग, बट राइट नाउ हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप घर बैठकर भी वो फैसिलिटीज ले सकते हैं। घर बैठे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, एंड यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी ऑल्सो। लोगों को ऐसा होता है कि भाई हमें हमारे बारे में बताना, तो आप वो बिना बताए भी काउंसलिंग ले सकते हैं। तो इतने सारे स्टेप्स हैं जो कि लोगों की जर्नी को ईज़ी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हैं। एंड अच्छा, एक और मैम देखिए, एज़ इट इज़ आप खुद भी एक कैंसर सर्वाइवर हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपका अवेयरनेस के बारे में क्या सोचना है कि अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस कितना है? लोग आजकल काफ़ी, जैसे अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? राइट, क्योंकि अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ तो ये ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी महिलाओं से रिलेटेड है, राइट? अभी तो ब्रेस्ट कैंसर मर्दों को भी होता है, बट महिलाएँ ख़ास करके ऐसे हम लोग ब्रॉट अप होते हैं कि हम खुद की तरफ ही ध्यान नहीं देते। ओके, सो सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जहाँ पे अगर गाँठ बहुत छोटी है, तो वही स्टेज पे आप पकड़ सकते हो। मगर मेंटालिटी क्या है कि गाँठ छोटी है, अपने आप चली जाएगी, शायद पीरियड्स के बाद वो गाँठ छोटी हो जाएगी, तो ऐसे माइंडसेट से बहुत सारी महिला चलती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन का सहारा लीजिए, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऐप है, स्तन स्वास्थ्य करके, जो बेल्जियम की डॉक्टर रचना पावसकर ने बनाया है। उसमें सारे वीडियोज़ दिखाए हैं, पूरा वीडियो दिखाया है कि आप कैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ामिनेशन कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी ऐसे ही डिटेक्ट हुआ था, राइट? और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पेनलेस होता है। जब भी वो चौका स्टेज पे होता है, तो वो पेनलेस होता है। पेनलेस होने की वजह से महिला बहुत ही इग्नोर करती है कि मुझे पेन तो होता नहीं है, कुछ तकलीफ तो होती नहीं है, राइट? तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे भी पेनलेस ही लम्प था। मगर लम्प था करके मैं डॉक्टर के पास तुरंत चली गई। तो इससे क्या होता है ना कि आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत ईज़िली हो जाती है और इतनी तकलीफ भी नहीं होती है। तो ये अवेयरनेस महिलाओं में होना बहुत ही ज़रूरी है। आप ऐप यूज़ कीजिए, अभी ऑनलाइन भी सब फैसिलिटीज़ हो रही है, यू नो तो ये अवेयरनेस रखना ज़रूरी है। दूसरा है कि आप घर वालों को बताइए, अगर कोई उम्र में मौला बूढ़ी है, राइट? तो आप अपने घर वालों को बताएं कि मुझे ऐसा डिस्कम्फर्ट लग रहा है, गांठ जैसा लग रहा है, तो भी घर वाले आपको मदद कर सकते हैं। मगर क्या होता है, घर वाले को कोई बताते नहीं है शर्म के मारे कि मुझे ये अंग में ऐसा है, तो मैं कैसे बता सकती हूँ, यू नो तो इसकी वजह से भी वो गांठ जब भी जो पेनलेस होती है, तो फिर वो बड़ी ना शुरू हो जाती है और फिर उसको लास्ट में पेनफुल भी हो जाती है। तो अवेयरनेस इतना इम्पोर्टेंट है। ओके। मैम एक और चीज़, लोग ना सेल्फ डिटेक्शन के लिए प्रोसीड ही नहीं करते। जैसे हम बोलते हैं हर मंथ सेल्फ एनालाइज़ कीजिए।
जो आप ऐप बता रहे हैं, मैंने खुद भी पर्सनली उसे यूज किया है एंड दैट इज रियली गुड। मतलब कि एक एक स्टेप पता है कि मुझे कैसे परफॉर्म करना है, सारी चीजें मुझे पता है कैसे करना है। पहले तो ये डाउट होता था कि भाई सेल्फ अवेयरनेस में किसी ने बता दिया फिंगर ऐसे करो फिंगर वैसे करो, बट इन दैट ऐप कैन एवरी स्टेप इज वेरी क्लियर। तो वो बहुत अच्छी चीज है। और एक ये इम्पोर्टेंट की जो अवॉइड करती है महिलाएं, उनको शर्म आती है या पता नहीं किस चीज की वजह से वो अवॉइड करती है सेल्फ डिटेक्ट करने के लिए। अगर जैसे हम बोलते हैं, मैं भी कैंप पे जाती हूँ, बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग अपना सेल्फ चेकअप खुद किया कीजिए, हर मंथ आप लोग कर सकते हो इसको। ऐप का नाम भी बता रहे हैं, हम खुद भी पर्सनली आप बोल रहे हैं, तो भी लोग नहीं करते हैं। ये एक पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है, या फिर करना नहीं चाहती है, या फिर उसको आई डोंट नो, मतलब वो चीज मुझे उन लोगों की समझ में नहीं आई कि क्यों नहीं करते हैं लोग। क्योंकि ये जो जिस तरह से महिला बड़ी होती है, यू नो उनका बोला जाता है आपका सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज ही सबसे बड़ी चीज होती है। और जबकि गांव में ऐसे ज्यादा होता है कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, फैमिली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देना ही चाहिए, मगर जब भी आपकी स्वास्थ्य की बात आती है तभी एटलीस्ट आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो इनडायरेक्टली फैमिली वाले ही वापस सफल होंगे और आप भी सफल होगे वो अलग से। ये अवेयरनेस होनी जरूरी है। यहाँ पे भी अगर आप काउंसलर से, वो महिला मिलती है काउंसलर से बात करती है तो उनको समझाती है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये अगर अवेयरनेस होती है कि मुझे, मैं अगर हेल्दी रहूंगी तो फैमिली हेल्दी रह सकती है और फैमिली को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है कि खुद की हेल्थ को इग्नोर करके अगर आप सर्व करोगे, फैमिली को भी सर्व करोगे, तो दोनों को सफ़र करना पड़ेगा आगे जाके। तो इसके लिए जो मानसिकता है, खुद के ऊपर ध्यान नहीं देना, तो वो अभी होना बहुत ही ज़रूरी है। राइट। ये चीज़ है मैम कि लोग ना इग्नोर करते हैं। एक बॉडी शेम, लोगों को बॉडी शेम भी होता है कि वो खुद को इस पोज़ीशन में नहीं देखना चाहती हैं, तो वो इस वज़ह से वो सेल्फ असेसमेंट ही नहीं करती हैं। एंड उनको ये नहीं पता कि ये सेल्फ असेसमेंट उनको कितनी सारी चीज़ों से बचा सकता है। बाद में वो उतनी प्रॉब्लम फेस कर लेंगी, पर ये एक थिंग्स फेस नहीं करना चाहती हमें। और उस इग्नोरेंस की वज़ह से उनको इतना बड़ा स्टेप जाना पड़ता है। दैट्स द थिंग। मैम ये तो सारी चीज़ें हैं कि लोग को हम, इसीलिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म खोला है कि भाई लोगों को अवेयर करें, उनके पाथवेज़ को ईज़ी करें और सारी चीज़ें को कंसल्ट करें कि लोग ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट। अगर हम जितना अर्ली उसको डिटेक्ट कर लेंगे उतना ईज़ी ट्रीटमेंट होगा, उतना ईज़ी हमारे लिए लाइफ़स्टाइल होगा और हम वापस से बहुत जल्दी अपने नॉर्मल लाइफ़ में आ सकते। तो दीज़ आर द थिंग्स लोग, हम इसीलिए इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि अवेयरनेस, अर्ली डिटेक्शन अगर आप चाहते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड काउंसलिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन दिस कैंसर ट्रीटमेंट, जो आपकी जर्नी को टफ की वजह ईज़ी कर रहा है। तो प्लीज़ गो फॉर द काउंसलिंग सेशन। इसी वजह से हम मिस रीता शाह से ये सारी चीज़ें सर्च की कि लोगों को पता चल पाए कि काउंसलिंग का रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। एंड अगर आप लोग इनसे पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हील कैंसर सपोर्ट पर जाकर अपना नाम नंबर रजिस्टर करा सकते हैं, वहाँ से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आप डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो भी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो मैम ने ले ऐप बताया है स्तन स्वास्थ्य, उसका भी डिस्क्रिप्शन देंगे, तो आप वहाँ से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको यूज़ कीजिए प्लीज़। मैं सारी महिलाओं से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ यूज़ इट। इट इज़ वेरी बेनिफिशियरी और हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद एक महिला हूँ और इस सब चीज़ों को बहुत ध्यान से जा रही हूँ, देख रही हूँ लोगों से, तो मैं खुद ही इसका इम्पोर्टेंस जान रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ यूज़ इट। और अगर आप किसी और बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन रूल में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको अपना नंबर, वेबसाइट, सारा डिटेल आपके संग शेयर करेंगे, तो आप हमसे कुछ भी डिटेल चाहते हैं, कुछ भी आपको डाउट है पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको और भी कोई हमसे बात करना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम आपको इस बारे में हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद अस। हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके पास जल्द ही आएँगे। सो राइट नाउ नमस्ते, टेक केयर एवरीबॉडी एंड वी आर ऑलवेज विद यू इन योर जर्नी। ओके, बाय बाय। नमस्ते किंतन, टनोपुर, या
थैंक यू थैंक यू, मैम।